Now, ninth class, in the French Revolution, the next topic is the outbreak of the revolution. किस तरह से फ्रांस में क्रांति फैली. Louis XVI had to increase taxes for reasons you have learned in the previous section. How do you think he could have gone about doing this? In France of the old regime, the monarch did not have the power to impose taxes according to his will alone. हमने previous topic में देखा था कि लुइस 16 को टैक्सेस बढ़ाने थे, लेकिन ये टैक्सेस वो कैसे बढ़ा सकता है. ओल्ड रिजाइम यानी जो ओल्ड फ्रांस था उसके अंदर राजा खुद अकेला टैक्सेस नहीं बढ़ा सकता. रादर ही हैड टू कॉल अ मीटिंग ऑफ द एस्टेट जनरल. इसके लिए इसको एस्टेट जनरल की मीटिंग बुलानी पड़ेगी ताकि उनके सामने वो प्रपोजल रख सके और वोटिंग के बाद डिसाइड हो सके कि टैक्सेस बढ़ाने हैं कि नहीं बढ़ाने. द एस्टेट जनरल क्या है? ये was a political body to which the three estates send their representative. एक political body है जिसके लिए तीनों estate अपने representatives यानी अपने leaders को भेजेंगे. However, the monarch alone could decide when to call a meeting of this body. तो राजा के हाथ में जो पावर है वो सिर्फ इतनी कि मीटिंग कब बुलानी है वो ये डिसाइड कर सकता है. टैक्स बढ़ाना है नहीं बढ़ाना है, अलोन ही कांट डिसाइड. लास्ट टाइम ये 1614 में हुआ था. उसके बाद अब ये 5 मई 1789 को असेंबली की मीटिंग बुलाई गई है. लुई 16 कॉल टुगेदर एन असेंबली ऑफ द स्टेट जनरल टू पास प्रपोजल फॉर न्यू टैक्सेस. रेस्प्लेंडेड हॉल इन वार्सलीज वॉज प्रिपेयर टू होस्ट द डेलीगेट. तो एक बहुत ही लेविश ह्यूज हॉल था वार्सलीज में, उसको इस मीटिंग के लिए प्रिपेयर किया गया. द फर्स्ट एंड द सेकेंड स्टेट सेंड 300 रिप्रेजेंटेटिव्स ईच. तो क्लर्जी और नोबल दोनों की तरफ से 300 रिप्रेजेंटेटिव्स आते थे जो कि एक दूसरे के सामने इस तरह से रो में बैठते थे. 300 इधर बैठेंगे, 300 यहाँ बैठेंगे. द फर्स्ट एंड हूज वर सीटेड इन रोज फेसिंग ईच अदर ऑन टू साइड्स, while 600 members of the third estate had to stand at the back. और 600 मेंबर आते थे थर्ड एस्टेट से. इनको बैठने के लिए सीट नहीं मिलती थी. 300 इनके पीछे खड़े होते थे, 300 इनके पीछे खड़े होते थे. द थर्ड एस्टेट वॉज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स मोर प्रॉस्पेरस एंड एजुकेटेड मेंबर्स. अब इसके अंदर ऐसा नहीं कि सभी कैटेगरी के लोग थे. थर्ड एस्टेट के अंदर भी जो पढ़े लिखे थोड़े रिच वाले लोग हैं उनको मौका दिया जाता था. पीजेंट्स, आर्टिजन्स, वुमेन, इनको एंट्री अलाउड नहीं थी. However, their grievances, लेकिन इनकी जो प्रॉब्लम थी, जो इनकी ग्रीवेंसेस थी, जो डिमांड्स थी, उनको 40,000 लेटर्स में लिस्ट करके ये रिप्रेजेंटेटिव्स अपने साथ में लेकर आए थे. Voting in the estate general in the past had been conducted according to the principle that each estate had one vote. अब यहाँ पे 1 person 1 vote नहीं है, each estate 1 vote है. यानी क्लर्जीज का ओवरऑल 1 वोट रहेगा, नोबल्स का ओवरऑल 1 वोट रहेगा और थर्ड एस्टेट का ओवरऑल 1 वोट रहेगा. अब बात थी यहाँ पे टैक्सेस को बढ़ाने की. तो फर्स्ट एंड सेकेंड एस्टेट को तो टैक्स पे ही नहीं करने, तो उनको क्या प्रॉब्लम होगी? दे विल डेफिनेटली वोट फॉर इंक्रीजिंग द टैक्सेस. और थर्ड एस्टेट क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि टैक्सेस को बढ़ाया जाए क्योंकि उन्हीं को सारे टैक्सेस पे करने, तो वो ना भी कर देंगे तो 2:1 रेशो होगा और टैक्सेस बढ़ा दिए जाएंगे. तो यहीं पर ही प्रॉब्लम क्रिएट हुई. दिस टाइम टू लुई 16 वॉज डिटरमिन्ड टू कंटिन्यू द सेम प्रैक्टिस. तो यहाँ पे लुई 16 चाहता था वही 1 एस्टेट 1 वोट वाली जो प्रैक्टिस है उसको कंटिन्यू किया जाए. बट जो थर्ड एस्टेट के मेंबर्स थे उन्होंने डिमांड करी दैट दिस टाइम द वोटिंग सिस्टम शुड बी चेंज. इट कुड बी 1 person 1 vote. इसको ऐसे किया जाए. This was one of the democratic principle put forwarded by a philosopher like Rousseau in his book. ये दो सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो रूसो की बुक थी उससे आइडिया लिया गया था डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स वाला. When the king rejected this proposal, तो जब राजा ने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया तो थर्ड एस्टेट के जो मेंबर्स थे वो सारे यहाँ से वॉकआउट कर गए प्रोटेस्ट में. The representatives of the third estate viewed themselves as spokesperson for the whole French nation. तो यहाँ पे थर्ड एस्टेट को लग रहा था कि जैसे वो पूरे फ्रेंच नेशन के स्पोक्सपर्सन हैं, उनके बिहाफ पे बात कर रहे हैं. तो 20 जून को ये सारे असेंबल हुए. एक इंडोर टेनिस कोर्ट था ग्राउंड्स ऑफ वर्सेलिस में, वहाँ पर इकट्ठे हुए. दे डिक्लेयर्ड देमसेल्व्स नेशनल असेंबली और इन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली नाम दिया. एंड स्वर नॉट टू डिस्पर्स, कसम खाई कि हम यहाँ से तब तक डिस्पर्स नहीं होंगे, तब तक तितर बितर या अलग नहीं होंगे जब तक हम अपने फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट ना कर लें जिसके अंदर मोनार्क की पावर लिमिटेड होगी यानी किंग की पावर लिमिटेड रहेगी. इनको लीड करने वाले 2 पर्सन्स थे, एक मिराब एक एबिसाइज. मिराब जो कि नोबल फैमिली से था बट वॉज कन्विंस्ड ऑफ द नीड टू डू अवे विद द सोसाइटी ऑफ फ्यूडल प्रिविलेजेस. लेकिन वो कन्विंस था
कि ये जो फ्यूडल प्रिविलेजेस दिए हुए हैं इनको ख़त्म करना चाहिए, इसलिए मिराब नोबल फैमिली से होने के बावजूद भी इनको लीड कर रहा था। He brought out a general and delivered powerful speeches to the crowds assembled at Versailles। तो उसने एक जनरल भी निकाला था इनके राइट्स को लेकर, और पावरफुल स्पीचेस भी दी इनके क्राउड को गैदर करने के लिए या इनके प्रोटेस्ट में हेल्प करने के लिए। और जो एबिसाइज है ये बेसिकली प्रीस्ट है, wrote an influential pamphlet called What is the Third Estate। ये प्रीस्ट थे लेकिन फिर भी ये भी कन्विंस थे इनके राइट्स को, उनकी प्रॉब्लम्स को लेकर, तो उन्होंने भी एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पैम्पलेट निकाला था जिसको टॉपिक दिया गया था व्हाट इज़ द थर्ड एस्टेट। तो जब नेशनल असेंबली वॉज बिजी एट वर्सलेस ड्यूरिंग ड्राफ्टिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन, तो जिस वक्त नेशनल असेंबली फ्रांस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में बिजी था उस वक्त फ्रांस सीड विद टर्मोइल। तो फ्रांस के अंदर कुछ अफवाहें फैल रही थी, कुछ कंडीशंस आउट ऑफ कंट्रोल जा रही थी। एक तो सीवियर विंटर था जिसकी वजह से फसलें काफ़ी बिगड़ चुकी थी, यानी अब चीज़ों के दाम बढ़ने वाले हैं। ऑफन बेकर्स एक्सप्लॉइटेड द सिचुएशन, और बेकर्स अक्सर इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाते हुए होर्डेड सप्लाईज, अनाज भंडार जो होते थे उनको पूरा ब्लैक मार्केटिंग में लगा देते थे, यानी उनको छुपा लेते थे। आफ्टर स्पेंडिंग आवर्स इन लॉन्ग क्यू एट द बेकरी, काफ़ी घंटों तक खड़ी होने के बाद भी जो लेडीज़ को अनाज नहीं मिलता था बेकरी के वहाँ पर, तो वो क्राउड था वुमेन का, वो एंगर में आकर इन्होंने दुकानों में तोड़फोड़ शुरू कर दी। एट द सेम टाइम द किंग ऑर्डर ट्रूप्स टू मूव इनटू पेरिस। इसी टाइम पर राजा ने भी अपने ट्रूप्स को ऑर्डर कर दिया पेरिस की तरफ, यानी जो फ्रांस की कैपिटल है वहाँ पे मूव करने के लिए। 14 जुलाई द एजिटेटेड क्राउड स्टॉर्म्ड एंड डिस्ट्रॉयड द बेस्टाइल। तो बेस्टाइल का एक किला था जहाँ पर ये गुस्से में सारा क्राउड जो था 14 जुलाई को वो घुस गया और स्टॉर्म उसको उड़ा दिया उन्होंने। इन कंट्री साइड र्यूमर्स स्प्रेड फ्रॉम विलेज टू विलेज दैट द bands of manor had hired bands of brigands who were on their way to destroy the ripe crops। उसके अलावा और भी अफवाहें गांव की तरफ फैल रही थी कि राजाओं ने या जो बड़े ज़मींदार हैं, जो बड़े बड़े मकान मालिक हैं, इन्होंने भी अपने बैंड्स वगैरह हायर कर लिए, ब्रिगेंड्स हायर कर लिए इन्होंने, टुकड़ियाँ कुछ, और वो हमारे खेतों की तरफ आ रही है और हमारी जो फसलें खड़ी हैं अभी उनको वो डिस्ट्रॉय कर जाएगी। कॉट इन अ फ्रेंजी ऑफ फेयर, अब सब डर के साए में आ चुके थे, इसलिए किसानों ने क्या करा, जैसे सीज होज एंड पिच फोक्स एंड अटैक चेटॉक्स। तो इन्होंने जो भी इनके टूल्स होते हैं खेत वगैरह के, वो जिसको हम बोलते हैं फावड़ा वगैरह या स्पेड गेती वगैरह, तो ये सारे टूल्स उठा लिए उन्होंने, और इनके जो भी बड़े मकान वगैरह थे, चतौक होता है कासल और स्टेटली रेजिडेंस बिलोंगिंग टू अ किंग और नोबल मैन, जिस तरह के राजाओं के वो महल वगैरह होते हैं, तो इस तरह के जो भी भवन थे उनके ऊपर इन्होंने अटैक शुरू कर दिया। यहाँ पर जो अनाज थे उसको लूट लिया, और जो भी डॉक्यूमेंट्स थे जहाँ पर इनके ऊपर मैन्योरियल ड्यूज़, यानी इनके मैनर जो इनके मकान वगैरह जो भी था, जो भी एस्टेट थी, उस पर जो भी इनके ऊपर ड्यूज़ लगे हुए थे, उन सब कागज़ों को उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। अ लार्ज नंबर ऑफ नोबल्स फ्लीड फ्रॉम देयर पैलेसेस, मेनी ऑफ देम माइग्रेटिंग टू नेबरिंग कंट्रीज। काफ़ी सारे नोबल्स तो यहाँ से भाग गए आसपास के देशों में। विद द पावर ऑफ हिज रिवोल्टिंग सब्जेक्ट्स, अब फेस विद द पावर ऑफ हिज रिवोल्टिंग सब्जेक्ट्स, अब राजा ये फेस कर रहा था कि इसकी खुद की प्रजा इसका विरोध कर रही है। लुई 16 फाइनली अकॉर्डेड रिकॉग्निशन टू द नेशनल असेंबली। तो लुई 16 को अल्टीमेटली नेशनल असेंबली को रिकॉग्नाइज करना पड़ा, उसको मानना पड़ा, एंड एक्सेप्टेड द प्रिंसिपल दैट हिज पावर वुड फ्रॉम नाउ ऑन बी चेक बाय अ कॉन्स्टिट्यूशन। और ये मानना पड़ा कि ठीक है उसकी पावर अब लिमिट में रहेगी, इसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन वर्क करेगा। और इसीलिए 4 अगस्त की नाइट 1789 में द असेंबली पास्ड अबॉलिशिंग द फ्यूडल सिस्टम। असेंबली ने एक कानून पास करा जिसमें फ्यूडल सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया, जो भी टैक्सेस लगे हुए थे उसको ख़त्म कर दिया। मेंबर्स ऑफ क्लर्जी टू वर फोर्स टू गिव अप देयर प्रिविलेजेस। क्लर्जीज को भी अपने सारे प्रिविलेजेस छोड़ने पड़े थे, जो कि टैक्स लगा हुआ था उनके ऊपर चर्च की तरफ से, वो भी ख़त्म कर दिया गया। एज अ रिजल्ट द गवर्नमेंट एक्वायर्ड एसेट्स वर्थ एटलीस्ट 2 बिलियन लिवायर, और इस तरह से 2 बिलियन लिवायर के एसेट्स सरकार के हाथ से चले गए। अब फ्रांस में किंग रूल तो खत्म हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन चालू हो गया, तो फ्रांस यहाँ से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना, यानी राजा तो रहेगा लेकिन पूरी पावर उसके हाथ में नहीं रहेगी। ही विल वर्क अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। द नेशनल असेंबली कंप्लीटेड द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791। इट्स मेन ऑब्जेक्ट वॉज टू लिमिट द पावर ऑफ द मोनार्क। संविधान बनाने का काम 1791 में खत्म हुआ। मेन ऑब्जेक्टिव था राजा की पावर को लिमिट में करना।
अब ये दीज पावर इंस्टेड ऑफ बीइंग कॉन्सेंट्रेटेड इन हैंड ऑफ वन पर्सन, अब ये पावर एक हाथ में ना होकर अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में रहेगी, जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी में। इस तरह से फ्रांस बन गया कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। The Constitution of 1791 vested the power to make laws in the National Assembly which was indirectly elected. पावर थी नेशनल असेंबली के पास में लॉज बनाने की, लेकिन ये नेशनल असेंबली इनडायरेक्टली इलेक्टेड थी। दैट इज सिटीजन्स वोटेड फॉर अ ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स हु इन टर्न चूज द असेंबली। यानी अब नया तरीका निकाला जाएगा, तो किसको राइट टू वोट दिया जाए, तरीका निकाला। नॉट ऑल सिटीजन्स हैव द राइट टू वोट, सभी सिटीजन्स को राइट टू वोट तो नहीं दिया, किसको दिया था, ओनली मैन अबाउट 25 ईयर्स ऑफ एज हु पेड टैक्स इक्वल टू एटलीस्ट 3 days ऑफ लेबरर्स वेज वर गिवन द स्टेटस ऑफ एक्टिव सिटीजन। तो अब सोसाइटी को एक्टिव और पैसिव दो सिटीजन में डिवाइड कर दिया। तो जो एक्टिव सिटीजन थे उसके अंदर आपके आते हैं 25 एंड अबव वाले मैन, जो कि एक 3 दिन की लेबर की तनख्वाह जितना टैक्स पे करते हैं, उन्हीं को राइट टू वोट दिया गया था। बाकी सारे आपके पैसिव में थे और इनको राइट टू वोट नहीं मिलेगा। द रिमेनिंग मैन एंड ऑल वुमेन वर क्लास एज पैसिव सिटीजन्स टू क्वालिफाई एज एन इलेक्टर। अब राइट टू वोट तो समझ में आ गया। अगर आपको इलेक्शन लड़ना है तो आपको जो टैक्स पेयर्स है उसके हाईएस्ट ब्रैकेट में, यानी जो जितना टैक्स पे करेगा उसको राइट टू इलेक्ट या इलेक्टोरल का उसका पोजीशन दी जाएगी कि वो अपने आप को इलेक्टर के तौर पे आगे रिप्रेजेंट कर सकता है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, इट स्टार्टेड विद अ डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। आदमी और नागरिक के अधिकार क्या है फ्रांस में। देन राइट्स सच एज द राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वालिटी बिफोर लॉ वर एस्टेब्लिश्ड एज नेचुरल एंड अनअलाइनेबल राइट्स। ये नेचुरल राइट्स रखे गए आपके कौन कौन से, राइट टू लाइफ जीने का अधिकार, फ्रीडम ऑफ स्पीच बोलने का अधिकार, अपनी ओपिनियन का अधिकार एंड इक्वालिटी बिफोर द लॉ, ये सबके लिए नेचुरल राइट्स हैं, यानी सभी नागरिकों को इक्वली दिए जाएंगे। दैट इज दे बिलोंग टू ईच ह्यूमन बीइंग एंड कुड नॉट बी टेकन अवे। तो जितने भी फ्रांस के नागरिक हैं उनको ये राइट मिलेगा और किसी भी कंडीशंस में उससे ये राइट नहीं लिया जाएगा। इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू मेंटेन टू प्रोटेक्ट ईच सिटीजन्स नेचुरल राइट। तो ये जो स्टेट अथॉरिटीज़ हैं उनकी ड्यूटी है लोगों के अधिकारों को प्रोटेक्ट करना। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे आपको पॉलिटिकल सिंबल्स दे रखे हैं, इनको आपको पढ़ना है, लर्न करना है, समझना है। जैसे द ब्रोकन चेन का मतलब क्या है, ये चेन है, ये टूटी हुई है। चेन्स वर यूज टू फेटर स्लेव्स, ये स्लेव्स को डराने के लिए, बंदी बनाने के लिए काम में ली जाती थी। ब्रोकन चेन का मतलब आप फ्री हो चुके हो। तो हर एक सिंबल का मतलब है बंडल ऑफ रॉड्स और फेसेस, फिर द आई विद इन अ ट्राइंगल रेडिएटिंग लाइट्स, सेप्ट, स्नेक बाइटिंग टू इट्स टेल टू फॉर्म अ रिंग, सिंबल ऑफ एटर्निटी, यानी जिसका ना कोई अंत है ना कोई बिगिनिंग है। देन रेड फ्रिजन कैप, ये जब आप स्लेव से फ्री हो जाते हो, मजदूरी गुलामी से फ्री हो जाते हैं तब दी जाती है, तब पहनी जाती है। ब्लू वाइट रेड, ये नेशनल कलर्स हैं फ्रांस के। विंग्ड वुमेन, ये पर्सोनिफिकेशन ऑफ लॉ है, ये कानून दिखाया है, इसको ह्यूमन फॉर्म में दिखाया है, यानी इसको पर्सोनिफाई करा है पर्सन की फॉर्म में। देन मीन्स लिबर्टी ऑफ लॉ। देन लॉ टैबलेट, जिसके अंदर सारे राइट्स वगैरह लिखे हुए हैं। तो ये सिंबल्स आपको लर्न करने हैं।